सूरज ढलने को है। खेत में काम खत्म हो चुका है। एक गरीब आदमी रामलाल, जिसकी उम्र करीब 45 साल है, धूल और पसीने से सने कपड़ों में घर की ओर लौट रहा है। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान साफ झलक रही होती है। आ गए जी? बहुत देर लगा दी आज खेत में। हाँ, काम थोड़ा ज्यादा था। चल पानी ला दे, गला सूख रहा है। सुमित्रा अंदर से पानी लाकर देती है। सुनिए जी, आज रामू काका आए थे। बड़ी खुशी की बात बताई उन्होंने। खुशी की बात? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने गुड़िया के लिए रिश्ता लेकर भेजा है। लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है, संस्कारी भी है। काका कह रहे थे कि जल्दी बात पक्की कर लो। गुड़िया की शादी? हाँ, अब तो उसका घर बसाने का वक्त आ ही गया। चिंता मत करो जी, भगवान सब ठीक करेगा। हमारी बिटिया बहुत खुश रहेगी अपने ससुराल में। बस हमें मिलकर उसकी शादी की तैयारी करनी है। हाँ, भगवान सब ठीक करेगा। थोड़ी देर बाद वो गहरी सोच में डूब जाता है। उसके सामने पैसों की कमी का ख्याल आता है। मैं कल जाकर सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांगूंगा। शादी में बहुत खर्चा होता है, बिना पैसे कैसे होगा। हाँ जी, सेठ जी तो आपको सालों से जानते हैं, जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह रामलाल खेत का काम जल्दी निपटाकर सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी अपनी आलीशान हवेली के बरामदे में बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक चांदी का पानदान है और पास ही नौकर खड़ा है। रामलाल फटे पुराने कपड़ों में उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, राम राम सेठ जी। हाँ रामलाल, बोल। इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आपसे एक मदद मांगने आया हूं। मेरी बिटिया की शादी तय हो गई है, उसके लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। कसम खाकर कहता हूं, खेत में दिन रात मेहनत करके धीरे धीरे लौटा दूंगा। बस थोड़ी मदद कर दीजिए मालिक। पैसे उधार? रामलाल, तेरी इतनी औकात है कि तू उधार चुका पाएगा? तेरा तो खुद का घर गिरवी रखने लायक भी नहीं है। सेठ जी, आप मेरी हालत जानते हैं। मैं सालों से आपके खेत में काम कर रहा हूं, कभी काम में कमी नहीं की। बस बेटी की शादी के लिए कुछ ही पैसे दे दीजिए। देख रामलाल, मेरे पास तेरे लिए पैसे नहीं हैं, और हाँ, आइंदा मेरे पास उधार मांगने मत आना। मालिक, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। बस बेटी की शादी में मदद कर दो। निकल यहाँ से। तेरे रोने गिड़गिड़ाने से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। गरीबों की मदद करके मैं दिवालिया नहीं बनना चाहता। चल भाग यहाँ से। रामलाल के चेहरे पर निराशा छा जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो चुपचाप मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। रात हो चुकी है। रामलाल आंगन में खटिया पर लेटा हुआ है। आसमान में हल्का चांद है। उसकी आंखों में दूर तक निराशा झलक रही है। वह अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। धीरे धीरे उसकी सांस तेज चलने लगती है। उसे सीने में दर्द होने लगता है। वह उठकर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो सीने को जोर से पकड़ लेता है। वो तड़पकर खटिया से गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर सुमित्रा दौड़कर बाहर आती है। रामलाल, उठो जी, क्या हुआ तुम्हें? वो उसे हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, मानो बेटी के सपने को अधूरा छोड़कर चला गया हो। गरीबी ने एक पिता का सपना छीन लिया। वो अपनी बेटी के हाथ पीले करने का सपना लिए ही दुनिया को अलविदा कह गया। उसकी आंखों में आखिरी बार बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी खुश रहे। रामलाल की मौत को कुछ दिन बीत चुके हैं। घर में अब भी गम का माहौल है। सुमित्रा रोज सुबह उठकर रामलाल की तस्वीर को देखती है और उसकी आंखें भर आती हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। सुमित्रा धीरे धीरे जाकर दरवाजा खोलती है। सामने रामू काका खड़े होते हैं।
उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली होती है। उनके चेहरे पर सहानुभूति का भाव होता है। रामू काका भीतर आते हैं। उनकी नजर घर की टूटी फूटी दीवारों पर जाती है। राम राम बहू, कैसे हो बिटिया के साथ? राम राम काका। जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। रामलाल के बिना तो जैसे जीवन ही सूना हो गया है। बहू, मैं आज एक जरूरी बात करने आया हूँ। बिटिया अब बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। सुमित्रा चौंक कर रामू काका की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शादी? काका, किस मुंह से उसकी शादी की सोचूं? घर में तो खाने तक के लाले पड़े हैं। कहाँ से लाऊंगी शादी के लिए पैसे? बहू, मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत, पर समाज तो यही कहता है कि बेटी की शादी वक्त पर हो जानी चाहिए। गांव में रघुवीर का बेटा गोपाल अच्छा लड़का है, मेहनती भी है और संस्कारी भी। उसने तेरी बेटी का हाथ मांगने की बात कही है। काका, शादी के लिए सिर्फ अच्छा लड़का होना काफी नहीं होता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अगले महीने का राशन कैसे लाऊंगी। शादी का खर्च कहाँ से उठाऊंगी? बहू, हिम्मत मत हार, भगवान सब ठीक करेगा। रामू काका के जाने के बाद सुमित्रा देर तक बैठी सोचती रहती है। उसके मन में चिंता और बेबसी का तूफान चल रहा होता है। अचानक वो एक फैसला करती है। वो धीरे धीरे उठती है और अलमारी में रखा मंगलसूत्र निकालकर देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं। रामलाल, तुमने कहा था कि ये मंगलसूत्र मेरा सबसे बड़ा गहना है, लेकिन अब यही मेरी बेटी की इज्जत बचाएगा। मैं इसे गिरवी रख दूंगी। थिंक किसी भी तरह मेरी गुड़िया की शादी तो होनी ही चाहिए। सुमित्रा के चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ जाता है। वो अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना आखिरी गहना गिरवी रखने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वो मंगलसूत्र लेकर गांव के सुनार राजेश सेठ के पास पहुंचती है। उसका मन भारी है, लेकिन बेटी की शादी के लिए वो खुद को मजबूत बनाए रखती है। सेठ जी, मेरा नाम सुमित्रा है। मैंने सुना है कि आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लेना चाहती हूँ। हाँ, सही सुना है। मैं महंगी चीज गिरवी रखकर पैसे देता हूँ, लेकिन वक्त पर पैसे न लौटाने वाले की चीज फिर मेरी हो जाती है। सुमित्रा अपने कांपते हाथों से मंगलसूत्र निकालकर सेठ को दिखाती है। ये मेरा मंगलसूत्र है, मेरे पति की आखिरी निशानी। इसे गिरवी रखकर मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। जैसे ही मेरी बेटी अपने ससुराल में बस जाएगी, मैं धीरे धीरे पैसे चुका दूंगी। राजेश सेठ मंगलसूत्र को ध्यान से परखता है। उसकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज को संयत रखता है। वैसे तो मैं बिना किसी सिफारिश के पैसे नहीं देता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें ईमानदार समझ रहा हूं, इसलिए इस मंगलसूत्र के बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसे वापस नहीं हुए तो ये मंगलसूत्र हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर थी। वो सेठ की शर्त मान लेती है। जी सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे लौटा दूंगी। राजेश सेठ उसे पैसे देता है। सुमित्रा उन पैसों को कांपते हाथों से पकड़ती है और आंखों में आंसू लिए घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में सुमित्रा ने अपनी बेटी गुड़िया की शादी बड़ी ही सादगी से करवा दी। शादी में ज्यादा धूमधाम तो नहीं थी, लेकिन माँ का प्यार और आशीर्वाद भरपूर था। गुड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब सुमित्रा के पास कुछ भी नहीं बचा था। पति का साथ पहले ही छूट गया था। अब बेटी भी विदा हो गई थी। उसके पास सिर्फ अकेलापन और संघर्ष था। वो गांव के बड़े बड़े घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने लगी, ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर सके। दिन रात मेहनत करके वो जैसे तैसे अपना जीवन काटने लगी। कई महीने बीत गए।
एक दिन दोपहर में जब सुमित्रा थकी हारी अपने छोटे से घर में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी बेटी गुड़िया खड़ी होती है। उसे देखकर सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। अरे गुड़िया, तू यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा है। इस बार राकेश के व्यापार में खूब मुनाफा हुआ है। जब मैंने उसे घर की हालत के बारे में बताया तो उसने तुम्हारे लिए पैसे भेजे हैं, तुम्हारे सारे कर्ज चुकाने के लिए। इतना सुनते ही सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। उसकी बेटी आगे बढ़कर उसकी हथेलियों में पैसे रख देती है। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी आंखों में राहत और खुशी दोनों झलकती हैं। तू इतनी दूर थी, फिर भी मेरा इतना ख्याल रखा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि अब उसे अपने मंगलसूत्र को वापस पाने की उम्मीद नजर आ रही थी। सुमित्रा अब अपनी बेटी गुड़िया के दिए हुए पैसों से मंगलसूत्र छुड़ाने के लिए फिर से सेठ राजेश के पास जाती है। उसका चेहरा उम्मीद और खुशी से भरा हुआ है। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ, ऊपर वाले की दुआ है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम पैसे वापस करने आई हो। बहुत अच्छी बात है सुमित्रा, तुम रुको, मैं तुम्हारा मंगलसूत्र लेकर आता हूँ। सेठ अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद मंगलसूत्र लेकर बाहर आता है। वो मंगलसूत्र सुमित्रा को देता है। सुमित्रा जैसे ही मंगलसूत्र को ध्यान से देखती है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। सेठ जी, मुझे लगता है पर आपसे कोई गलती हो गई है। ये मंगलसूत्र मेरा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो सुमित्रा? तुम मुझे बेईमान समझती हो? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को ठगता हूँ? नहीं सेठ जी, मेरा वो मंगलसूत्र पुश्तैनी था। उस पर मेरे पति का नाम खुदा हुआ था, लेकिन इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। तुम्हें ये सब पहले बताना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास यही मंगलसूत्र है, कोई दूसरा नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपना मंगलसूत्र वापस मत लो। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो निराश होकर मंगलसूत्र लेकर घर लौट जाती है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी गुड़िया उसे देख लेती है और माँ के हाथ में मंगलसूत्र देख खुशी से दौड़ कर आती है। माँ, आपने मंगलसूत्र छुड़ा लिया, दिखाइए मैं देखूं। गुड़िया मंगलसूत्र को ध्यान से देखती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हैरान होकर माँ की ओर देखती है। माँ, ये मंगलसूत्र तो नकली है। क्या? ये नकली कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो मेरा ही मंगलसूत्र है। सेठ जी ने मुझे यही दिया है। माँ, मैं जानती हूँ कि असली और नकली में क्या फर्क होता है। ये सोने का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि पीतल का है। सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने सुहाग की आखिरी निशानी गिरवी रखी थी और वो दगाबाज सेठ ने मुझे ठग लिया। माँ, रोइए मत, हम हार नहीं मानेंगे। हम गांव के मुखिया के पास चलेंगे, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। गुड़िया अपनी माँ को संभालती है और उसे ढांढस बंधाती है। सुमित्रा तेजी से मुखिया के घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह गुस्सा और न्याय की उम्मीद थी। सुमित्रा मुखिया के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है। मुखिया जी, मैं एक बड़ी परेशानी लेकर आपके पास आई हूँ। बोलो सुमित्रा, क्या परेशानी है तुम्हारी? मैंने मजबूरी में अपने पति का दिया हुआ मंगलसूत्र राजेश सुनार के पास गिरवी रखकर उससे पैसे लिए थे, लेकिन जब मैं अपना मंगलसूत्र वापस लेने गई तो उसने मुझे नकली मंगलसूत्र पकड़ा दिया।
मुखिया के चेहरे पर गंभीरता आ जाती है। वह तुरंत राजेश सुनार को बुलाने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद राजेश सुनार वहां पहुंचता है। राजेश, तुमने ये बेईमानी का काम कब से शुरू कर दिया? तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं, ये हमारा पुश्तैनी काम है। भला मैं किसी को ठग कर अपना नाम खराब क्यों करूंगा? इस औरत को कोई गलत फहमी हो गई होगी। गलत फहमी? जब मैंने मंगलसूत्र गिरवी रखा था तब उस पर मेरे पति का नाम खुदा हुआ था, और तुमने जो मंगलसूत्र लौटाया है उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। क्या ये सच है सुमित्रा? तुम्हारे पास इसका कोई और सबूत है? राजेश की आंखों में शरारत भरी चमक आ जाती है। मुखिया जी, जब मैंने ये मंगलसूत्र गिरवी लिया था तब मैंने उसे जांचा नहीं था। मैंने सुमित्रा को ईमानदार समझकर उसकी बात मान ली थी। मुझे क्या पता था कि ये औरत इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। मुखिया जानबूझकर राजेश की तरफदारी करने लगता है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसकी बात पर भरोसा करूं और किसकी नहीं। इसीलिए तुम दोनों यहां से जा सकते हो। मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। ये बात सुनकर राजेश सुनार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन जीत का जश्न मनाता है, जबकि सुमित्रा का दिल टूट जाता है। मुझे यकीन है कि मुखिया जी भी सुनार के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर उसकी तरफदारी की, तभी तो उन्होंने हमें बिना न्याय दिए भगा दिया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया? हाँ माँ, अब हमें गांव में किसी से न्याय नहीं मिलेगा। हम राजा साहब के पास चलते हैं, वो न्याय जरूर करेंगे। सुमित्रा की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठती है। सुमित्रा अपनी बेटी गुड़िया के साथ राजा के महल की ओर बढ़ती है। दोनों के चेहरे पर दुख के साथ साथ न्याय पाने का दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देता है। महल के द्वार पर तैनात सिपाही उन्हें रोक लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। रुको, तुम दोनों कौन हो? राजा साहब से मिलने का क्या काम है? सिपाही जी, कृपया हमें राजा साहब से मिलने दीजिए। हम बहुत बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। हम राजा साहब से न्याय मांगने आए हैं। हमें उनसे मिलने दो, हमारी फरियाद बहुत जरूरी है। सुमित्रा की व्यथा सुनकर सिपाही उन्हें राजा के दरबार में ले जाता है। विशाल दरबार में राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। कहो, क्या परेशानी है तुम्हारी? प्रणाम महाराज, मैं एक गरीब विधवा स्त्री हूँ। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने बड़ी मुश्किलों से अपना जीवन बिताया है। महाराज, राजेश सुनार ने हमारे साथ धोखा किया है। हमने अपनी जरूरत के समय उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने हमारे विश्वास को तोड़ दिया। मेरी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपना पुश्तैनी मंगलसूत्र उसके पास गिरवी रखा था। जब मैंने पैसे लौटाकर अपना मंगलसूत्र वापस मांगा तो उसने मुझे नकली मंगलसूत्र दे दिया। महाराज, जब मैंने उस मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो वह नकली निकला। मुझे यकीन है कि गांव का मुखिया भी सुनार के साथ मिला हुआ था, क्योंकि उसने जानबूझकर हमारी फरियाद को अनसुना किया। राजा ध्यानपूर्वक सुमित्रा और गुड़िया की पूरी बात सुनते हैं। उनकी आंखों में अन्याय के प्रति क्रोध झलकने लगता है। इस राज्य में हर प्रजा को न्याय पाने का अधिकार है। चिंता मत करो। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा। किसी गरीब और असहाय व्यक्ति के साथ धोखा करना बहुत बड़ा अपराध है। हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। सिपाही, तुरंत राजेश सुनार को पकड़कर मेरे दरबार में हाजिर करो और उसके घर की भी अच्छी तरह तलाशी लो। कुछ समय बाद सैनिक सुनार को गिरफ्तार करके दरबार में ले आते हैं। राजेश सुनार, तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
क्या तुम इन आरोपों को स्वीकार करते हो? सच बोलो सुनार। महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं एक ईमानदार सुनार हूँ। मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। झूठ बोलकर तुम न्याय से नहीं बच सकते। बहुत हुआ, अब तुम्हारी असलियत सामने लानी होगी। जाओ, सुनार का संदूक तुरंत यहां लाया जाए। सच्चाई उसी में छिपी है। राजा के आदेश पर सैनिक सुनार का संदूक लेकर आते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है और सभी की निगाहें संदूक पर टिक जाती हैं। जैसे ही संदूक खोला जाता है, उसमें से सोने चांदी के अनेक गहने निकलते हैं। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभी गहनों की अच्छी तरह जांच की जाए। कोई भी सबूत नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। महाराज, ये तो मुखिया जी की पत्नी का चोरी हुआ हार भी है। क्या तुमने कहा था कि तुम चोरी का सामान नहीं खरीदते? फिर यह हार तुम्हारे पास कैसे आया? इसका मतलब तुम अब तक झूठ बोल रहे थे। सुमित्रा की नजर अचानक एक मंगलसूत्र पर पड़ती है। उसे देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। महाराज, ये देखिए, ये रहा मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र, जिस पर मेरे पति के दादाजी का नाम लिखा हुआ है। गहनों की जांच के दौरान यह भी पता चलता है कि कई अन्य लोगों के गहने भी सुनार ने हड़प रखे थे। अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। तुम्हारे अपराध एक एक करके सामने आ रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि सुमित्रा सच बोल रही थी और तुमने उसके साथ धोखा किया है। अब बोलो, सच सच बताओ कि तुम यह धोखाधड़ी कब से कर रहे हो? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर गरीबों को ठगने का काम किया। जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उनके गहनों को गिरवी रखकर वैसे ही नकली गहने बनवा लेता था और उन्हें असली की जगह नकली गहने लौटाता था। जब लोग मुझ पर इल्जाम लगाते थे तो मैं उन्हें ही झूठा ठहरा देता था। लालच इंसान को अंधा बना देता है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने गरीब लोगों को ठगा है। तुम्हारे जैसे धोखेबाज को क्षमा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे अपराध बहुत गंभीर हैं। इसे तुरंत गांव से बाहर निकाल दिया जाए और पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए कि यह व्यक्ति अब कभी यहां व्यापार नहीं करेगा। हमारे राज्य में सत्य और न्याय की हमेशा विजय होगी। कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है। सभा समाप्त की जाती है। राजा सुनार को उसके अपराध की उचित सजा सुनाते हैं। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा के न्याय की प्रशंसा करते हैं। सिपाही सुनार को गांव से बाहर ले जाते हैं। सुमित्रा और गुड़िया को उनका हक वापस मिल जाता है। गांव के लोग खुशी से राजा की जय जयकार करते हैं और इस प्रकार सत्य की जीत तथा लालच की हार होती है। गांव के आखिरी किनारे पर, जहां सूखी पगडंडी खत्म होकर घने जंगल की शुरुआत होती थी, पहाड़ियों के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। गर्मियों का मौसम था। दिन भर तेज धूप धरती को तपाती रहती और गर्म हवाएं पूरे इलाके को बेचैन कर देती थीं। उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी सीता और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। वह झोपड़ी रामू की कई सालों की मेहनत का नतीजा थी। गरीबी उनके घर में हमेशा मौजूद रहती थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी कभी कम नहीं हुई। रामू के पास बगाम से थोड़ी दूर 2 छोटे खेत थे। वही खेत उसकी पूरी दुनिया थी और उन्हीं से उसे आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद थी। सीता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। आज धूप बहुत तेज है, इसलिए काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। अगर समय पर सिंचाई नहीं हुई तो फसल खराब हो सकती है। जी, आप सुबह निकल जाते हैं और रात को थके हारे लौटते हैं। कम से कम आज थोड़ा जल्दी घर आने की कोशिश कीजिए। गुड़िया पूरे दिन आपका इंतजार करती रहती है। मुझे भी अपनी बेटी के साथ बैठने, हंसने और खेलने का बहुत मन करता है, लेकिन पेट की भूख और गरीबी इंसान को अपनी इच्छाओं से बड़ा बना देती है। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ जी, लेकिन बच्ची अभी छोटी है। उसे अपने बाबूजी का प्यार और साथ दोनों चाहिए, सिर्फ खिलौने या बातें नहीं। जब मैं खेत में हल चला रहा होता हूँ ना,
तब भी गुड़िया की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। कई बार मन करता है सब छोड़कर घर वापस आ जाऊं। तो फिर कभी कभी अपने दिल की भी सुन लिया कीजिए। जिंदगी सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं होती, परिवार के साथ बिताया समय भी बहुत जरूरी होता है। मैं ये सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ सीता। मैं चाहता हूँ कि एक दिन हमारी गुड़िया को वो तकलीफें ना सहनी पड़े जो हमने पूरी जिंदगी झेली है। एक दिन सब ठीक होगा सीता। उस दिन मैं सुबह से शाम तक अपनी गुड़िया के साथ खेलूंगा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। भगवान करे आपकी मेहनत रंग लाए। बस इतना चाहती हूँ कि हमारी बेटी के चेहरे की ये मुस्कान कभी न छिने। सावधानी से काम कीजिएगा, पर हाँ, आज सच में जल्दी लौटने की कोशिश कीजिएगा। आपकी बेटी की आंखें शाम तक दरवाजे पर ही लगी रहेगी। बाबूजी, आज आप जल्दी घर आ जाना। आप रोज सुबह चले जाते हो और जब वापस आते हो तब तक मैं सो चुकी होती हूँ। मुझे आपके साथ खेलना है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, आज मैं सच में जल्दी लौट आऊंगा। शाम होते ही खेत का काम खत्म करके सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर हम दोनों खूब खेलेंगे। आप हर रोज यही कहते हो बाबूजी, फिर देर रात को घर आते हो। मैं दरवाजे पर बैठकर आपका इंतजार करती रहती हूँ, लेकिन आप नहीं आते। इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटिया। मुझे पता है मेरी गुड़िया मुझसे नाराज है, लेकिन क्या करूं, काम इतना होता है कि चाहकर भी जल्दी नहीं आ पाता। क्या खेत हमसे ज्यादा जरूरी है बाबूजी? नहीं बिटिया, तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो खेतों में इसलिए मेहनत करता हूं ताकि मेरी गुड़िया हमेशा खुश रहे और उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। तो फिर आज जल्दी आ जाना। मैं आपके साथ खेलूंगी और कहानी भी सुनूंगी। ठीक है मेरी रानी बिटिया, आज शाम सिर्फ मेरी गुड़िया के नाम होगी। मैं सूरज ढलने से पहले घर लौट आऊंगा। सुबह होते ही रामू अपने खेतों की तरफ निकल पड़ा। गर्मियों के दिन थे। सूरज निकलते ही तेज धूप पूरे गांव को तपाने लगती थी और गर्म हवाएं सूखे पत्तों को उड़ाते हुए खेतों के बीच से गुजरती रहती थीं। रामू के खेत गांव से थोड़ी दूर जंगल की तरफ थे। खेतों की मिट्टी काफी उपजाऊ थी, लेकिन पानी की कमी हर साल उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती थी। उसी गांव में सेठ मणिलाल नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। गांव के चारों तरफ उसके बड़े बड़े गोदाम फैले हुए थे। ज्यादातर किसान या तो उसके कर्ज में दबे हुए थे या उसके डर से उसकी हर बात मानते थे। लेकिन रामू बाकी लोगों जैसा नहीं था। वह मेहनती जरूर था, मगर किसी के सामने झुकना उसे पसंद नहीं था। यही बात सेठ मणिलाल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अरे रामू, इस जलती धूप में भी खेत में पसीना बहा रहा है। इतनी मेहनत करके भी तुझे मिलता क्या है? वही टूटी झोपड़ी और 2 वक्त की मुश्किल रोटी। कभी कभी सोचता हूँ तेरी ये जिद आखिर किस काम की है? सेठ जी, मेहनत करने वाला इंसान कभी शर्मिंदा नहीं होता। गरीब जरूर हूं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई खाता हूं। किसी के सामने हाथ फैलाने की आदत नहीं है मुझे। हाथ फैलाने की बात करता है। पूरे गांव के किसान मेरे कर्ज पर जी रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो आधे गांव के चूल्हे बुझ जाएं, लेकिन तू खुद को सबसे अलग समझता है। तेरे जैसे लोग जिंदगी भर मिट्टी में ही पिसते रहते हैं। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना कोई महानता नहीं होती सेठ जी। आपने लोगों को कर्ज देकर उनका डर खरीद लिया है, सम्मान नहीं। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अपनी हालत देखी है कभी आईने में? फटे कपड़े, सूखा खेत और जेब खाली। तेरे इस स्वाभिमान ने तेरे परिवार को क्या दिया? मेरे परिवार को मैंने इज्जत दी है सेठ जी। मेरी बेटी को यह भरोसा है कि उसका बाप मेहनत की रोटी खाता है, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। इज्जत से पेट नहीं भरता रामू। ये दुनिया पैसे वालों की है। जिसके पास धन है वही ताकतवर है। तेरे जैसे गरीब लोगों की औकात बस खेत जोतने तक ही होती है। किसान छोटा नहीं होता सेठ जी। किसान ना हो तो आपके गोदाम भी खाली रह जाएंगे।
हम मिट्टी में मेहनत करते हैं, तभी दूसरों के घरों में अनाज पहुंचता है। ठीक है रामू, बहुत जल्द तेरा ये घमंड टूटेगा। आज तू मुझे बड़ी बड़ी बातें सुना रहा है, लेकिन याद रख, इस गांव में वही टिकता है जो सेठ मणिलाल के सामने सिर झुकाना जानता हो। धमकी देकर आप किसी को डरा सकते हैं, झुका नहीं सकते। मैं गरीब जरूर हूं, मगर अपना आत्मसम्मान बेचकर जीना नहीं जानता। जिस दिन तेरी ये जमीन, तेरी मेहनत और तेरी किस्मत तेरा साथ छोड़ देगी ना, उस दिन तू खुद मेरे दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाएगा, और उस दिन मैं तुझे एहसास दिलाऊंगा कि गरीब आदमी की औकात आखिर होती क्या है। इतना कहकर सेठ मणिलाल वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में छिपी जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तेज गर्म हवा अब भी पूरे इलाके में चल रही थी और डूबते सूरज की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन भर खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद रामू थका हुआ अपने घर की तरफ लौटने लगा। गांव की सुनसान पगडंडी से गुजरते हुए जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचा, दूर से ही उसकी नजर अपनी छोटी बेटी पर पड़ी। वह रोज की तरह झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी अपने पिता का इंतजार कर रही थी। गर्म शाम की हवाओं में उसके छोटे छोटे बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें बस उसी रास्ते पर टिकी थीं, जहां से रामू हर दिन घर लौटकर आता था। पापा, आप आज सच में जल्दी आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी गुड़िया से वादा किया था ना, इसलिए जल्दी आ गया। मुझे लगा था आज भी देर हो जाएगी। नहीं बिटिया, आज की शाम सिर्फ मेरी गुड़िया के लिए है। तो फिर आज हम खूब खेलेंगे और आप मुझे कहानी भी सुनाओगे। हाँ, आज मैं अपनी गुड़िया की सारी बातें मानूंगा। आज तो सच में जल्दी आ गए जी। गुड़िया कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, आज मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, शाम होने से पहले घर लौट आऊं। आखिर अपनी बेटी से किया वादा भी तो निभाना था। अच्छा किया। देखिए ना, आपके आते ही इसके चेहरे की खुशी लौट आई। लेकिन आज खेत पर फिर से सेठ मणिलाल आ गया था। हमेशा की तरह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ? उसने कुछ कहा तो नहीं? बहुत कुछ कहा। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने लगा। कह रहा था कि गरीब आदमी की कोई औकात नहीं होती और एक दिन मुझे उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उससे नहीं डरता। मैंने भी साफ कह दिया कि गरीब जरूर हूं, मगर अपना आत्मसम्मान बेचकर जीना नहीं जानता। सेठ मणिलाल तो बहुत घमंडी आदमी है। पूरे गांव के लोग उससे डरते हैं। मुझे डर लगता है वह आदमी बहुत ताकतवर है, कहीं गुस्से में आपके साथ कुछ गलत ना कर दे। सच्चाई और मेहनत करने वाला इंसान किसी से नहीं डरता सीता। जब तक मेरे हाथों में मेहनत करने की ताकत है, मैं किसी के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। भगवान बस हमारे परिवार को सुरक्षित रखे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब तुम दोनों मेरे साथ हो ना, तब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। रात होते होते गर्म हवाएं थोड़ी शांत हो चुकी थीं। तीनों ने साथ बैठकर साधारण सा खाना खाया और दिन भर की थकान के बाद अपनी छोटी सी झोपड़ी में सुकून से सो गए। बाहर चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। आधी रात का समय था। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर सेठ मणिलाल का एक आदमी चुपके से रामू के खेतों की तरफ पहुंचा। इधर उधर नजर घुमाकर उसने अपनी बोतल निकाली और रामू की लहलहाती फसलों पर जहरीली दवा छिड़कने लगा। कुछ ही देर में वह पूरा खेत बर्बाद करके चुपचाप वहां से गायब हो गया। अगली सुबह रामू रोज की तरह सूरज निकलने से पहले उठ गया। मौसम पहले से ज्यादा गर्म था और हवा में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उम्मीदों से भरा वह तेजी से अपने खेतों की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। जो फसलें कल तक हरी भरी हवा में लहरा रही थीं, वे आज पीली और सूखी नजर आ रही थीं। पौधे झुक चुके थे और पूरी फसल मानो रातों रात मर गई थी। यह सब देखकर रामू की सारी उम्मीदें पल भर में टूटकर बिखर गईं।
ये क्या हो गया मेरी फसलों को? कल तक तो सब ठीक था। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीदें, सब खत्म हो गया। मैंने दिन रात मेहनत करके इन्हें सींचा था। भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे साथ ये सब हो गया? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? सीता और मेरी गुड़िया को क्या जवाब दूंगा? ये फसल ही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। किसकी बुरी नजर लग गई मेरे खेतों को? जिसने भी ये किया है उसने सिर्फ फसल नहीं उजाड़ी, उसने एक गरीब किसान के सपने कुचल दिए। मेरी सारी मेहनत सब बर्बाद हो गया। रामू, हमें नहीं पता ये सब किसने किया, लेकिन पूरे गांव में ऐसा काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। तू समझ रहा है ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? हां, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। बिना वजह कोई गरीब किसान की मेहनत यूं बर्बाद नहीं करता। देख रामू, सेठ मणिलाल से दुश्मनी लेना आसान नहीं है। पूरे गांव में कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। बेहतर यही होगा कि तू उसके पास जाकर माफी मांग ले। माफी? मैंने कौन सा अपराध किया है जो उसके सामने सिर झुकाऊं? कभी कभी हालात के आगे झुक जाना ही समझदारी होती है। तू अकेला क्या कर लेगा? सेठ के पास पैसा है, आदमी है, ताकत है। ताकत सिर्फ पैसे से नहीं होती। गरीब आदमी के पास उसका आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी ताकत होता है, और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। लेकिन अगर तू नहीं झुका तो वह तुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। आज फसल गई है, कल जमीन भी छिन सकती है। तो छिन जाने दो, मैं भूखा रह लूंगा, मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन उस घमंडी आदमी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होऊंगा। तू समझ क्यों नहीं रहा रामू? इस गांव में वही जी सकता है जो सेठ मणिलाल के आगे झुकना जानता हो। अगर जीने के लिए आत्मसम्मान छोड़ना पड़े तो ऐसी जिंदगी से अच्छा इंसान मर जाए। मैं टूट सकता हूं मगर झुक नहीं सकता। रामू काफी देर तक अपने खेत के बीचों बीच चुपचाप खड़ा रहा। उसकी सूखी और मुरझाई हुई फसलों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी सारी उम्मीदों को एक ही रात में कुचल दिया हो। मिट्टी वहीं थी, खेत वहीं था, लेकिन रात भर में सब कुछ बदल चुका था। हवा के हल्के झोंकों के साथ सूखे पत्ते टूटकर जमीन पर गिर रहे थे और पूरा खेत उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। गांव के 2-3 किसान भी वहीं खड़े थे। सबकी नजरें झुकी हुई थीं। सभी समझ रहे थे कि यह किसकी करतूत है, लेकिन सेठ मणिलाल के डर से कोई भी खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रामू ने एक बार फिर अपनी बर्बाद फसल की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार भारी मन और टूटे हुए हौसले के साथ वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते भर उसके मन में बस यही सवाल घूमता रहा कि अब वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। तेज गर्म हवा अब भी चल रही थी और धूप धीरे धीरे और तीखी होती जा रही थी। उधर घर के बाहर सीता गाय का दूध निकाल रही थी। तभी उसकी नजर दूर से आते रामू पर पड़ी। रामू का उतरा हुआ चेहरा और उसकी बुझी हुई आंखें देखकर सीता के मन में अचानक घबराहट पैदा हो गई। क्या हुआ जी? आप इतनी जल्दी घर कैसे लौट आए? और आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है जी? खेत में सब ठीक तो है ना? सब खत्म हो गया सीता। हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। जो खेत कल तक हरे भरे थे आज पूरी तरह सूख चुके हैं। किसी ने रात में जहरीली दवा छिड़क दी थी। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? हमारी किसी से क्या दुश्मनी थी? पूरा गांव जानता है ये किसका काम है, लेकिन डर के मारे कोई खुलकर बोल नहीं रहा। सेठ मणिलाल, हाँ, मुझे शुरू से ही उसी पर शक था। वह आपकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। शायद उसे लगा कि मेरी फसल उजाड़कर वह मेरा आत्मसम्मान भी तोड़ देगा। वह इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। किसी गरीब की मेहनत और उसके बच्चों का निवाला छीनते हुए से जरा भी दया नहीं आई। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यही फसल हमारी आखिरी उम्मीद थी। घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अजी, गुड़िया भी छोटी है। उसके खाने पीने से लेकर हर जरूरत का क्या होगा? हमारे पास बचा ही क्या है? ले का हौसला जल्दी नहीं टूटता सीता। तकलीफ बड़ी जरूर है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे आपकी चिंता हो रही है।
सेठ मनीलाल बहुत खतरनाक आदमी है। अगर उसने दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो वह मेरी फसल बर्बाद कर सकता है, लेकिन मेरा आत्मसम्मान नहीं छीन सकता। मैं उसके आगे आज भी नहीं झुकूंगा। तभी वहां गांव का एक आदमी आया। रामू, पूरे गांव में पंचायत बैठी है। सरपंच जी ने तुम्हें तुरंत पंचायत में बुलाया है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी वहीं मौजूद है। लगता है तुम्हारे खेतों वाली बात पर चर्चा होने वाली है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक पंचायत में क्यों बुलाया गया है? कहीं सेठ मनीलाल ने फिर कोई चाल तो नहीं चली? हो सकता है, लेकिन अब डरने से कुछ नहीं होगा। चलकर देखते हैं पंचायत में क्या बात है। मुझे डर है कि कहीं गांव वाले भी सेठ के दबाव में आकर आपके खिलाफ ना हो जाए। सच्चाई मेरे साथ है सीता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जो होगा देखा जाएगा। दोपहर का समय था। गर्मी इतनी तेज थी कि गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी और तपती हवा लोगों को बेचैन कर रही थी। गांव के चौक पर आज असामान्य भीड़ जमा थी। चारों तरफ लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। चौक के बीचों बीच सरपंच अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके आसपास गांव के कई लोग खड़े थे। वहीं थोड़ा दूर सेठ मणिलाल भी अपने आदमियों के साथ खड़ा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी कठोर मुस्कान थी। रामू के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह खुद अपनी बर्बाद फसल की शिकायत लेकर सरपंच के पास आने वाला था। लेकिन चौक पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। लोगों की नजरें बार बार उसी की तरफ उठ रही थीं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। सरपंच जी, मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया गया है? गांव में आखिर क्या बात हुई है? मैं तो खुद आप लोगों के पास आने वाला था, क्योंकि किसी ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। रातों रात मेरे खेत उजड़ गए। मेरी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी किसने निकाली है। रामू, तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि सेठ मणिलाल ने तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। उसका कहना है कि कल रात तुमने उसके घर से सोने की एक पोटली चुरा ली, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। सेठ का दावा है कि उसके एक नौकर ने तुम्हें रात के अंधेरे में उसके घर के पास देखा था। पूरे गांव के सामने इस बात का फैसला करना जरूरी है, इसलिए पंचायत बुलाई गई है। ये झूठ है सरपंच जी, बिल्कुल झूठ। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। कल रात मैं अपने घर पर अपनी पत्नी और बेटी के साथ था। मैंने जिंदगी भर मेहनत की रोटी खाई है, कभी किसी की एक पाई तक नहीं छीनी। देखा सरपंच जी, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी ऊपर से जितना सीधा बनता है, अंदर से उतना ही चालाक है। इसकी फसल बर्बाद हुई तो इसे लगा होगा कि अब जल्दी पैसा कमाने का बस एक ही रास्ता बचा है, चोरी। मेरा नौकर अपनी आंखों से इसे रात में मेरे घर के पीछे घूमते हुए देख चुका है। अगर ये बेगुनाह है तो फिर पंचायत के सामने डर किस बात का है? अभी इसी वक्त इसके घर की तलाशी करवाई जाए, सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। और अगर इसके घर से मेरी सोने की पोटली निकल आई तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि रामू जैसा स्वाभिमान का दिखावा करने वाला आदमी असल में कितना बड़ा चोर है। ये सब झूठ है। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। गरीब जरूर है, लेकिन अपने स्वाभिमान और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं किया इन्होंने। कल रात ये खेत से जल्दी घर लौट आए थे, क्योंकि अपनी बेटी से किया वादा निभाना चाहते थे। रात भर ये हमारे साथ ही थे। हम तीनों ने साथ खाना खाया और फिर झोपड़ी में सो गए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रामू मेहनत की रोटी खाने वाला इंसान है, कोई चोर नहीं। बस करो सीता, अपने पति की झूठी तरफदारी करना बंद करो। हर चोर की बीवी यही कहती है कि उसका आदमी बेगुनाह है। अगर रामू इतना ही ईमानदार है तो फिर पंचायत के सामने अपने घर की तलाशी देने से डर किस बात का है? डर हमें नहीं सेठ जी, डर तो आपको है। इसलिए झूठे इल्जाम लगाकर मेरे पति को बदनाम करना चाहते हैं।
पहले हमारी फसल बर्बाद करवाई और अब चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकता। मेरे पति गरीब जरूर है, मगर आपकी तरह किसी की मेहनत और इज्जत लूटने वाले इंसान नहीं है। बस सीता, अब शांत हो जाओ। पंचायत में चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। मामला बहुत गंभीर है, इसलिए बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। मैंने पहले ही गांव के एक आदमी को तुम्हारे घर भेज दिया है ताकि तलाशी लेकर सच का पता लगाया जा सके। अगर रामू बेगुनाह हुआ तो पंचायत के सामने सब साफ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सरपंच का भेजा हुआ आदमी एक पोटली लेकर रामू के घर से वापस आता है। सरपंच जी, हमें रामू के घर के पीछे बड़े पत्थर के नीचे ये पोटली मिली है। इसके अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के हैं। लगता है चोरी के बाद इसे छुपाकर रखा गया था। मैंने अपनी आंखों से इसे वहीं से निकाला है। नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। मुझे नहीं पता ये पोटली मेरे घर के पीछे कैसे पहुंची। मैंने कोई चोरी नहीं की। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। मैंने जिंदगी भर मेहनत की रोटी खाई है। अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं इतने सालों तक मेहनत और ईमानदारी से क्यों जीता। ये सब सोची समझी साजिश है। पहले मेरी फसल बर्बाद की गई और अब मुझे बदनाम करने के लिए ये जाल बिछाया गया है। आप लोग मुझे बचपन से जानते हैं। क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया? क्या मैंने कभी किसी की एक चीज तक चुराई? मुझे फंसाया जा रहा है सरपंच जी। मैं बेगुनाह हूं। गरीबी का ढोंग करके तुम लोग गांव वालों की सहानुभूति लेना चाहते हो। अब क्या कहेगा रामू? सच सबके सामने आ चुका है। पंचायत के सामने भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी ऊपर से सीधा बनता है, लेकिन अंदर से बहुत चालाक है। देख लिया ना सरपंच जी, कैसे इसने अपने घर के पीछे चोरी का माल छुपा कर रखा था। ऐसे लोगों की वजह से पूरे गांव का नाम खराब होता है। अगर आज इसे सजा नहीं मिली तो कल कोई भी आदमी चोरी करने से नहीं डरेगा। गरीब होने का मतलब ये नहीं कि कोई चोरी करे और फिर खुद को बेगुनाह बताता फिरे। आप लोग मेरे पति को बचपन से जानते हैं। इन्होंने हमेशा मेहनत की है, कभी किसी का हक नहीं छीना। सेठ मणिलाल हमसे बदला लेना चाहता है, इसीलिए ये सब करवाया गया है। बिना सच जाने आप लोग एक ईमानदार इंसान को अपराधी बना रहे हैं। बस बहुत हो गया रामू। पंचायत के सामने सबूत मिल चुके हैं और अब तुम्हारी सफाई का कोई मतलब नहीं रह गया। पूरे गांव के सामने तुम्हारे घर से चोरी का माल मिला है। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पंचायत का फैसला है कि तुम और तुम्हारा परिवार आज से इस गांव में नहीं रहोगे। सूरज ढलने से पहले तुम लोगों को गांव छोड़कर जाना होगा। रामू के बार बार सच बताने और लाख समझाने के बाद भी किसी ने उसकी एक न सुनी। सरपंच ने गांव वालों के दबाव में आकर आखिरकार उसे गांव छोड़ने का फैसला सुना दिया। ये सुनते ही रामू, सीता और उनकी छोटी बेटी पूरी तरह टूट गए। मजबूरी में तीनों ने अपने पुराने घर से जरूरी सामान समेटा और भारी मन से उस गांव को छोड़कर निकल पड़े जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। धीरे धीरे शाम ढल गई और चलते चलते रात हो गई। मौसम भी अचानक बदलने लगा। जो दिन भर तेज धूप और तपती गर्मी से जल रहा था, वही आसमान अब काले बादलों से भर चुका था। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और देखते ही देखते आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता साफ दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हवा इतनी तेज क्यों चल रही है और ये बिजली बार बार क्यों चमक रही है? डरो मत मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ये बस बारिश और तूफान है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। हम जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम कहीं गिर तो नहीं जाएंगे ना? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा।
जब तक तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। भीगे हुए कपड़ों और थके कदमों के साथ तीनों किसी तरह आगे बढ़ते रहे। तभी थोड़ी दूर उन्हें सड़क किनारे एक बड़ा सा पुराना पेड़ दिखाई दिया। बारिश से बचने की उम्मीद में वे तीनों उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि पेड़ भी उन्हें पूरी तरह बारिश से नहीं बचा पा रहा था। तेज हवा के साथ बारिश की बूंदें लगातार उनके ऊपर आ रही थीं। इस पेड़ के नीचे बैठने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा। बारिश लगातार हमारे ऊपर आ रही है। गुड़िया तो पूरी तरह भीग चुकी है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। इतनी तेज हवा और ठंड में हम लोग यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। तुम सही कह रही हो सीता। अगर हम यहीं बैठे रहे तो सच में बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अभी मुझे एक बात याद आई। जब मैं जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था, तब मैंने वहां एक पुरानी गुफा देखी थी। कई बार बारिश और तूफान में जंगली जानवर भी वहां जाकर छुप जाते थे। अगर हम किसी तरह वहां तक पहुंच जाए तो आज की रात सुरक्षित गुजर सकती है। जब तक हमारे सिर पर कोई छत नहीं आ जाती, हमें वहीं रुकना होगा। तेज बारिश और ठंडी हवाओं के बीच तीनों फिर से आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था और रास्ता पूरी तरह फिसलन भरा हो गया था। कीचड़ में पैर बार बार फिसल रहे थे, लेकिन रुकने का कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। रामू अपनी बेटी को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जबकि सीता लगातार चारों तरफ किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक पहाड़ी के पास उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी, इसीलिए तीनों बिना देर किए जल्दी जल्दी उस गुफा की तरफ भागे और अंदर चले गए। बाहर अब भी जोरदार बारिश हो रही थी। बिजली की चमक और गरजती हुई हवाओं की आवाज गूंज रही थी, लेकिन गुफा के अंदर आकर उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। कम से कम अब वे सीधे बारिश और तूफान से बच चुके थे। कम से कम अब हम लोग बारिश और तूफान से तो बच गए, लेकिन मन अभी भी बहुत घबराया हुआ है। सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया। अपना घर, अपना गांव, सब पीछे छूट गया। जो हुआ उसे सोचकर मेरा भी दिल टूट जाता है सीता। अपनी ही मिट्टी से इस तरह दूर होना आसान नहीं होता, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम और गुड़िया सुरक्षित हो। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि गांव वालों ने आपकी एक बात तक नहीं सुनी। आपने जिंदगी भर मेहनत और ईमानदारी से जिया, फिर भी सबने आपको चोर समझ लिया। सच कहूं तो पंचायत में जब सब लोग मुझे चोर कह रहे थे ना, तब एक पल के लिए लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई हो। लेकिन एक बात बताओ सीता, कहीं तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने चोरी की थी? ऐसी बात दोबारा मत कहिए। जिस दिन से मेरा विवाह आपसे हुआ है, उसी दिन से मैंने आपकी ईमानदारी और स्वाभिमान को देखा है। आप भूखे रह सकते हैं, तकलीफ सह सकते हैं, मगर कभी गलत रास्ता नहीं चुन सकते। तुम्हारी ये बातें सुनकर लगता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। सच एक दिन जरूर सबके सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ अपने बड़े पक्के मकान में बैठा सेठ मणिलाल चैन से मुस्कुरा रहा था। बाहर तेज आंधी और मूसलाधार बारिश चल रही थी, लेकिन उसके आलीशान घर के अंदर आराम और सुकून था। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था, मानो रामू और उसके परिवार की बर्बादी ही उसकी सबसे बड़ी खुशी हो। बहुत स्वाभिमान दिखाता था ना अपने आप को। अब समझ आया होगा कि इस गांव में सेठ मणिलाल से टकराने का अंजाम क्या होता है। पहले उसकी फसल बर्बाद हुई, फिर पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब वो अपने परिवार के साथ दर दर भटक रहा होगा। यही होता है उन लोगों के साथ जो मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं। आज पूरे गांव को भी सबक मिल गया होगा कि सेठ मणिलाल के सामने सिर झुकाकर ही चैन से जिया जा सकता है।
लंबे सफर और लगातार हुई बारिश की वजह से सीता और गुड़िया जल्द ही थक कर सो गईं। लेकिन रमन की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। वह गुफा की दीवार से टिककर चुपचाप बैठा रहा। बाहर से आती ठंडी हवा और टपकते पानी की आवाज के बीच उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थीं। गांव वालों के सामने उस पर लगाए गए झूठे इल्जाम और सबके सामने मिली बेइज्जती उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। वह यही सोचता रहा कि क्या उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई की यही कीमत थी। पूरी रात बेचैनी में गुजरती रही। धीरे धीरे अंधेरा छंटने लगा और सुबह हो गई। अब बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। गुफा के बाहर से हल्की धूप दिखाई देने लगी थी और ठंडी हवाओं के साथ जंगल में पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। सुबह हो गई है सीता। मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं। शायद वहां कुछ सब्जियां मिल जाए और साथ में थोड़ी लकड़ियां भी ले आऊंगा। जब तक हमें रहने के लिए कोई ठीक जगह नहीं मिल जाती, तब तक जैसे तैसे काम चलाना होगा। ठीक है। तब तक मैं घर से जो थोड़ा बहुत राशन साथ लाई थी उसी से कुछ खाने का इंतजाम कर देती हूँ। आप संभल कर जाइएगा कि जंगल में अभी बारिश की वजह से रास्ते भी फिसलन भरे होंगे। सुबह होते ही रामू जंगल की ओर निकल पड़ा। रात भर की बारिश के बाद चारों तरफ नमी फैली हुई थी। पेड़ों से पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं और मिट्टी से भीगी हुई खुशबू आ रही थी। रामू जंगल में इधर उधर काफी देर तक घूमता रहा, लेकिन उसे खाने लायक कोई अच्छी सब्जी नहीं मिली। हर तरफ सिर्फ जंगली झाड़ियां और गीली घास दिखाई दे रही थी। उधर सीता ने गुफा के बाहर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके किसी तरह चूल्हा जला लिया था। घर से लाया हुआ थोड़ा बहुत राशन ही अब उनका सहारा था। वह जल्दी जल्दी आटा गूंथकर रोटियां बेलने लगी। हे भगवान, पता नहीं हमारी जिंदगी अचानक कहां से कहां पहुंच गई। कल तक अपना छोटा सा घर था, अपने खेत थे, और आज इस जंगल की गुफा में रहने की नौबत आ गई। बस आप मेरे परिवार को सुरक्षित रखना। रामू बाहर जंगल में अकेले गए हैं, उनके साथ कुछ गलत ना हो। और मेरी छोटी गुड़िया, उसे तो अभी ठीक से समझ भी नहीं है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। जो थोड़ा बहुत राशन बचा है, पता नहीं वो भी कितने दिन चलेगा। लेकिन नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मैं ही टूट गई तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा। सीता गुफा की सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर एक बड़े पत्थर के नीचे दबे कपड़े पर पड़ी। उसने धीरे धीरे पत्थर हटाया और कपड़े की पोटली बाहर निकाली। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर सोने के चमकते सिक्के भरे हुए थे। हे भगवान, इसका मतलब मेरे पति सच कह रहे थे। किसी ने जानबूझकर उन्हें फंसाया था और असली चोर ने ये पोटलियां छुपाई थी। सीता तुरंत भागती हुई जंगल की तरफ गई और रामू को सारी बात बता दी। पोटली देखकर रामू की आंखें नम हो गईं। अब उसे यकीन हो चुका था कि भगवान ने देर से ही सही, लेकिन सच उनके सामने ला दिया था। रामू और सीता तुरंत उस पोटली को लेकर गांव की तरफ निकल पड़े। दोपहर तक वे पंचायत के सामने पहुंच गए। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। तभी सीता ने सबके सामने वह पोटली खोल दी। अंदर वही सोने के सिक्के चमक रहे थे। यह देखकर पूरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रामू ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, सरपंच जी, यही वो पोटली है जिसके लिए मुझे चोर कहा गया था। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब सबकी नजरें सेठ मणिलाल पर टिक गई थीं। उसका चेहरा डर से उतर चुका था। तभी सेठ का एक नौकर डरते हुए आगे आया और बोला, सरपंच जी, रामू बेगुनाह है। ये सब सेठ मणिलाल के कहने पर हुआ था। उसी ने पोटली रामू के घर के पीछे छुपवाई थी और उसकी फसल भी बर्बाद करवाई थी। इतना सुनते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शर्मिंदा होकर रामू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो रामू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम इस गांव में रह सकते हो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा और यह पोटली अब तुम्हारी है। तुम इससे अपनी गरीबी दूर कर लो। सेठ मणिलाल का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। गांव वालों ने उसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। पहली बार लोगों के मन से उसका डर खत्म हो रहा था।
कुछ दिनों बाद गांव वालों ने मिलकर रामू का घर दोबारा बनवाया और उसके खेतों में फिर से खेती शुरू करने में मदद की। धीरे धीरे रामू की जिंदगी फिर पटरी पर लौटने लगी। अब जब भी गांव में ईमानदारी और स्वाभिमान की बात होती, लोग रामू का नाम जरूर लेते।